दूसरी तरफ यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां बेअंदर और उसका गद्दार सिपाही सोने को देखकर खुश हो रहे होते हैं। बेअंदर सोने को देखकर बार बार माशाअल्लाह कहता चला जाता है। उसके बाद उसका गद्दार सिपाही कहता है कि मुझे उलोफ बिल्कुल भी काबिल भरोसा शख्स नहीं लगता। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं वो आपको जरूर नुकसान पहुंचा देगा। बेअंदर जवाबन कहता है कि तुम अपने छोटे दिमाग से इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मैंने सही फैसला किया है या नहीं। मुझे उलोफ से कोई खतरा नहीं। मुझे अगर किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई या मेरे लिए अगर कोई खतरा था तो वो उस्मान साहब थे, और उन्होंने मुझे जितना खतरा या तकलीफ पहुंचानी थी पहुंचा दी। बयंदर फिर मार मराचिक किले की बात करने लगता है। वो कहता है कि मैंने अपने माल और अपनी ज़मीनों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगाया। मार मराचिक किले में बाकायदा जंग की गई। मैं उसमें कत्ल भी हो सकता था, लेकिन इस सब के बदले में मुझे क्या मिला? तुर्गत के फैसले। और उसने मुझे क्या कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उस्मान साहब की मदद और हमायत करके ये सिला हासिल हुआ है मुझे। जब जंग पर जाना था, मार मराचिक किले को फतह करना था, तब बेअंदर से कैसे बात की गई कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और जैसे ही वहां पर अपना काम पूरा हुआ तो बेअंदर को क्या जवाब मिला कि तुम यहाँ से चले जाओ। और अभी इस बात का ख्याल रखना कि कहानी खत्म नहीं हुई। ओक्तम, तुर्गुत और उस्मान के साथ क्या करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उनसे बदला लेने के लिए मैं उलोफ के साथ मिला हूँ। और देखना, उलोफ मेरे लिए सोने के सिक्के ऐसे बहा देगा कि सोना सिर्फ मेरे पैरों तले होगा। और फिर मैं उस सोने की ताकत को इस्तेमाल करता हुआ इन तीनों से बदला लूंगा और उस्मान से भी जान छुड़ा लूंगा। दूसरी तरफ औक्तम और बेंजी खातून बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। बेंजी खातून उस्मान साहब के खिलाफ जहर उगल रही होती है। वो कहती है कि देखा, बेअंदर को किस तरीके से इस्तेमाल करके मार मराचिक किले को फतह किया गया, और उसके बाद बेअंदर के साथ क्या किया। उसको तो दावतनामा भी नहीं दिया कि वो हमारे साथ बैठकर खाना खा सके। औक्तम बेजवाबन कहते हैं, यही सोच सोचकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि आखिर बेअंदर को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि मार मराचिक किले में उस्मान साहब और बेअंदर इकट्ठे ही गए थे। बेंजी जवाबन कहती है, इस बात को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। उस्मान साहब को जहां पर मफाद नजर आता है, उस शख्स को इस्तेमाल करने के बाद इसी तरीके से फेंक दिया जाता है। और अब याद रखिएगा कि बेअंदर को नहीं बुलाया, आपको बुलाया है, तो मुमकिन है कि आपसे भी कोई ना कोई फायदा उठाया जाए, और बाद में आपको भी वही इज्जत दी जाएगी जो बेअंदर को दी गई है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी बहस यह है कि उस्मान साहब मार मराचिक किले की सरदारी किसको देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब मार मराचिक किले के सरदारी कमरे में मौजूद होते हैं। उस्मान साहब नक्शे की मदद से अपने करीबी साथियों को यह समझा रहे होते हैं कि मार मराचिक किला कितना अहम है और यहाँ से कितने किलों के लिए रास्ते निकलते हैं। और इसके साथ साथ उस्मान साहब इस बात पर भी तवज्जो दिलवाते हैं कि जितना ये किला अहम है उतना ही खतरनाक भी। हमने इसको एक मर्तबा हासिल तो कर लिया है, लेकिन दुश्मन ये चाहेगा कि इसको दोबारा अपने कब्जे में ले ले। हमें इस किले को बचाने के लिए एहतियात बरतना होगी। तुर्गुत बेजवाबन कहते हैं, किले को हासिल करने के बाद इसकी एहतियात तो की जाती है, लेकिन आपका इशारा किस तरफ है? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि हमें अपनी तलवारें हर वक्त मयान से बाहर रखनी होंगी कि दुश्मन कभी भी हमारे किले में दाखिल हो या फिर हमारे खिलाफ चालें चलें तो उसके लिए हमारी आंखें, हमारा दिल और हमारी तलवार मयान से बाहर होनी चाहिए। इस किले के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि हम यहाँ पर खामोशी से बैठ जाएं। हमें यहाँ खामोशी से नहीं बैठना, अपनी फतूहात को बढ़ाते चले जाना है। अगर हम यहाँ खामोशी से बैठ गए तो इस किले को फतह करने के लिए तमाम तर काफिर इकट्ठा होकर हम पर हमला करेंगे। इसके साथ साथ उस्मान साहब अपना अगला हदफ वाजिया करते हुए कहते हैं कि कोपरू हिसार किले के लिए अपने आप को तैयार रखो। बहुत जल्द कोपरू हिसार भी तुर्कों का किला होगा। एक्तामुर जवाबन कहते हैं, तो हम फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कोपरू हसार किले की तरफ रवाना होना चाहिए, उसको भी फतह कर लेना चाहिए। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि तमाम तर ईसाई और बाजंतीनियों के जहन में भी यही बात चल रही है कि जैसे ही इन्होंने मार मराचिक किले को फतह किया है, अब ये फौरन कोपरू हिसार किले की तरफ जाएंगे। और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने किले की दीवारों को मजीद मजबूत करना शुरू कर दिया है और किले के इर्द गिर्द गड्ढे भी कर दिए हैं। इसके साथ साथ उनके मातहत जितने भी गांव हैं वहां से तमाम तर सिपाहियों को बुला भी रहे हैं। मलहन खातून सवाल करती हैं, तो उस्मान साहब अब आप ये बताइए कि आपके जहन में क्या मंसूबा है? हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें फिलहाल ये जाहिर करना होगा कि कोपरो हिसार किले में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन खुफिया तौर पर हमें यह हदफ बनाना होगा कि कोपरो हिसार किले को जल्द अज जल्द फतह कर लिया जाए। जब काफिर और बाजंतीनी ये समझने लगेंगे कि हम तुर्कों की कोपरो हिसार किले में कोई दिलचस्पी नहीं, और वो जब बेफिक्री से वहां पर बैठे हुए होंगे, ये मौका देखते ही हम अपने हदफ की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कोपरू हिसार किले के ऊपर ऐसा जोरदार हमला किया जाएगा कि वो भी हमारे मातहत यानी कि हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन इस राज को अपने सीनों में दबा कर रखना पड़ेगा और उनको यही जाहिर करना पड़ेगा कि हमें उनके किले कोपरू हिसार में
कोई दिलचस्पी नहीं है। उस्मान साहब ये भी याद दहानी कराते हैं कि एक बात अपने जहन में रखना कि जिस अंदाज से हमने मार मराचिक किले को फतह किया है, कोपरू हिसार किले को फतह करना आसान नहीं होगा। बाला खातून मुस्कुराते हुए जवाबन कहती हैं कि हमें ऐसी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं जो कि आसान हो। उसके बाद उस्मान साहब अपने अल्प से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तमाम तर सरदारों और अल्प को इकट्ठा किया जाए ताकि मैं ये फैसला भी सुना दूं कि मार मराचिक किले का सरदार कौन होगा। तुर्गुत बे जब ये बात सुनते हैं तो वो थोड़े मुतमईन खड़े होते हैं कि मुझे पता है कि अगला सरदार मैं ही हूँ। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि सरदारी गद्दी के हवाले से फैसला लेने के बाद हम आने वाली जंगों को लेकर मंसूबा बंदी करेंगे। इसके बाद वहां पर मौजूद तमाम तर लोग चले जाते हैं। फिर वो बुरान अल्प को रोक कर कहते हैं कि कमांडर रेमोस को बुलाया जाए। दूसरी तरफ बेंजी खातून और औक्तम बे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। औक्तम बे बेंजी खातून से कहते हैं कि अगर हमें मुहिम का हिस्सा बनाया जाता, मार मराचिक किले को फतह करने में हमारा भी कोई ना कोई हिस्सा होता, तो मैं ये उम्मीद रखता कि शायद मार मराचिक किले का सरदार मुझे बना दिया जाता। लेकिन मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में शायद तुर्गुत बे को वहां का सरदार बना दिया जाए, क्योंकि तुर्गुत बे हर वक्त उस्मान साहब के साथ होते हैं और इस किले को फतह करने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं कि इसीलिए तो आपको नहीं बुलाया गया। दरअसल ये बात सब जानते हैं कि उस किले का अगर असल कोई हकदार था तो वो सिर्फ आप थे। आपको ना बुलाने का मतलब ही ये बनता है कि आपको उस किले के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी या फिर आपको सरदार नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि अगर उस्मान साहब ने आपको मुहिम में अपने साथ मिलाया होता तो सब लोगों को यही पता था कि औक्तम बे यहाँ के सरदार बनने वाले हैं। लेकिन उस्मान साहब ने बहुत चालाकी के साथ आपको इस मुहिम में शामिल नहीं किया ताकि तुर्गुत बे को यहाँ का सरदार बना दिया जाए। औक्तम बे भी कहते हैं कि इसका मतलब तो यही होता है कि तुमने जब भी जो भी बात की बिल्कुल ठीक की। मैं गलत था, तुम उस्मान साहब को लेकर बिल्कुल ठीक थी, मैं ही इस बात को नहीं समझ सका। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं कि अगर आपने पहले मेरी बात मानी होती तो आज उस्मान की जगह आप होते। फिर औक्तम बे बेंजी खातून से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए और उस जिरगे का हिस्सा बनना चाहिए जहां उस्मान साहब अब ये फैसला करने वाले हैं कि मार मराचिक किले का सरदार कौन होगा। फिर औक्तम बे अलचीचा खातून के हवाले से पूछते हैं कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्या वो बाजार गई है? बेंजी खातून जवाबन कहती हैं नहीं, वो बाजार तो नहीं गई, अभी उनको यहाँ कबीले में बहुत से काम है। दूसरी तरफ बेअंदर और उसका गद्दार सिपाही उस दुकान को बंद किए उसके अंदर बातचीत कर रहे होते हैं कि इसी दौरान उस्मान साहब के सामिल अल्प बाहर खड़े आवाज देते हैं कि उस्मान साहब ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। दरवाज़ा खोलने पर सामिल अल्प उनको बताते हैं कि उस्मान साहब ने आपको जिरगे में शामिल होने की दावत दी है। बेअंदर जवाबन कहता है कि जैसे मेरे सरदार का हुक्म, हम वहां सबसे पहले पहुंचे हुए होंगे। सामिल अल्प तजस्सुस से पूछता है कि मुझे ये बताइए, आपने दिन दिहाड़े यानी कि दिन के वक्त अपनी दुकान को बंद क्यों किया हुआ है? बेअंदर जवाबन कहता है कि आप इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दुकान बंद है? दुकान हर वक्त खुली है। सामिल अल्प उनका ये जवाब सुनकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है।